ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का सेशन। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है किड लॉग बुक, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था, है ना, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो हमने ये डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो ये किड लॉग बुक के अंदर जो आपका डेटाबेस यूज होने वाला था, तो वो डेटाबेस की टेबल्स मींस आपका डेटाबेस का कलेक्शन, है ना, वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, राइट। अब अगर अपन बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। अब प्रोजेक्ट का अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर फ्रेम करना है, तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अपन फ्रेम करेंगे कैसे, राइट। तो अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अगर मुझे फ्रेम करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर हमारा एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। उसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के केस में हम ये देख लेंगे यहाँ पर कि हम मैन्युअल डिजाइनिंग कर रहे हैं या फिर टेम्पलेट को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मैं टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, ये टेम्पलेट और वो जो EJS एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट है ना, जो EJS टेम्पलेट है, वो दोनों अलग है ना। दोनों अलग है मतलब ऐसा कि यहाँ पे मैं डिजाइनिंग वाली बात कर रहा हूँ कि डिजाइनिंग में HTML CSS बूटस्ट्रैप, है ना, इससे बना हुआ एक टेम्पलेट डिजाइनिंग के लिए। और बाकी जो फंक्शनलिटी अपने को परफॉर्म करना है, जिसपे ऐसे पेजेस जिसमें मैं यहाँ पर अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड, है ना, मतलब अपना नोड एक्सप्रेस का कोड प्लस अपना डिजाइनिंग का कोड अगर फ्रेम कर सकूं, तो उस फंक्शनलिटी के लिए अपन यूज करते हैं EJS, है ना, एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट टेम्पलेट इंजन का यूज करते हैं, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं अपने फोल्डर पर आ जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, मैं डी ड्राइव में आता हूँ, या आपकी जो भी ड्राइव है ना, आप स्पेसिफिक ड्राइव में आ जाएंगे, है ना, मतलब आपके स्पेसिफिक फोल्डर में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक अपने स्पेसिफिक फोल्डर में आ गया हूँ। और यहाँ पे फोल्डर पर आने के बाद में, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू क्रिएट फोल्डर बाय द नेम किड लॉग बुक। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैं यहाँ पे किड लॉग बुक नाम से मैंने यहाँ पे क्या बना लिया है, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अभी जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके हम करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे यहाँ पे शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन करने के बाद में ओपन विद कोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में ओपन विद VS कोड का या ऐसा अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में फिर आप यहाँ पर एक्सप्लिसिटली जो भी डेस्कटॉप है आपका तो डेस्कटॉप पर जाकर आप वहां पर उसका जो भी VS कोड का आइकन है, उस आइकन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अब उसके बाद में आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पर तो आ गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ फोल्डर्स फ्रेम करना रहेंगे। अब वो जो फोल्डर्स फ्रेम करना रहेंगे, तो वो फोल्डर्स को हम फ्रेम करेंगे, लेकिन उसके भी पहले हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज आवर प्रोजेक्ट, वी सिंपली नीड टू हिट npm init, है ना, हमें यहाँ पर एक कमांड हिट करना रहेगी, npm init हम लिखेंगे। अब npm init लिखने से होगा क्या, तो init मतलब इनिशियलाइज करना, है ना, हमारे प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर init के टाइम पर वो जो भी ऑप्शंस आपसे पूछता है, जो भी आपसे फील्ड्स के बारे में पूछता है कि आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है ना, आपको वर्जन देना है, गिट की रिपोजिटरी का नेम देना है ना, आपको कुछ टैग्स वगैरह मेंशन करना है, आपकी एंट्री पॉइंट वाली जो फाइल है उसका नेम मेंशन करना है, तो आप या तो मैन्युअली वो मेंशन कर सकते हैं। आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली -y करके, है ना, -y फ्लैग करके अगर आप एंटर करते हैं, तो उस केस में डायरेक्टली वो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, है ना, आपके पैकेज डॉट जेसन का आपको बनाकर दे देगा। तो अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप यहाँ पर कंट्रोल और टिल्ड के साइन वाली जो की है उसे प्रेस करेंगे, तो आपका टर्मिनल, है ना, यहाँ पर आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और अब इस केस में आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये पाथ जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर आप उसी स्पेसिफिक पाथ में है जिस पाथ में आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर फ्रेम करना चाहते हैं। अगर आप उस स्पेसिफिक पाथ में नहीं है, तो आपको क्या करना रहेगा, आप सिंपली यहाँ पर आकर फाइल के ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास में ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आपको जिस भी फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट फ्रेम करना है, उस स्पेसिफिक फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो आप भी यहाँ पर इस स्पेसिफिक पाथ पर आ जाएंगे। पाथ पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट npm init। init is simply for initialization, है ना, या you can say init means initialize, right। npm की अगर अपन बात करते हैं, तो अब ये npm मुझे कहाँ से मिलेगा और क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपके सिस्टम में यहाँ पे Node.js इंस्टॉल होना चाहिए।
ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे Node.js की, तो मेरे सिस्टम में यहाँ पे Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। आपको अगर Node.js इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप गूगल पर जाएंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे डाउनलोड Node.js, आप एंटर करेंगे, जो आपको फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जो भी उसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। वहां पर जाने के बाद में जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो वहां पर आपको मेंशन हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, आप डबल क्लिक करके, है ना, उसे क्या करेंगे, यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, कंटिन्यू या इंस्टॉल का, जैसा भी जो ऑप्शन मिलेगा आप उसको हिट करते जाएंगे और फाइनली आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप उसे फिनिश कर देंगे और आपके सिस्टम में Node.js आ जाएगा। npm यहाँ पे इम्प्लिसिटली उस Node.js के साथ में ही आपके पास में आ जाता है, आपको एक्सप्लिसिटली npm को इंस्टॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी Node.js है, इसका मतलब मेरे पास में इन एडवांस npm भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm init, और init के बाद में मैंने लिखा है -y। -y लिखने से ये होगा कि ये मुझसे बार बार हर एक फील्ड के रिस्पेक्ट में वैल्यू एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट नहीं करेगा, है ना। डायरेक्टली मैं इसे एंटर करूंगा तो डायरेक्टली मुझे package.json फाइल यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर package.json वाली फाइल मुझे डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट होकर देखने को मिल गई है, डायरेक्टली मेरी यहाँ पे फाइल बन गई है। अगर आपको देखना है तो आप package.json पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर package.json वाली फाइल देखने को मिलेगी। ठीक है। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब यहाँ पर या यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद में हमें कुछ छोटे बहुत मतलब थोड़े बहुत कुछ इसमें चेंजेस करना रहेंगे। चेंजेस मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चीज़ों को सेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में आपने डबल कोट्स में लिखा है स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद में अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर करना क्या है, तो हम डायरेक्टली एज अ नोड app.js भी लिख सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। बट इस केस में फिर क्या होगा कि मुझे हर बार, है ना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम अराइज होती है तो मुझे बार बार सर्वर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे पास में एक बोल सकते हैं मॉड्यूल होता है ना, और यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, नोडमोन का। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, नोडमोन। नोडमोन मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैं इंस्टॉल अभी कर लूंगा, है ना। और यहाँ पर ये नोडमोन मुझे क्या फैसिलिटी देगा कि अब अगर मेरे सिस्टम में, एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट में कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम अराइज होता है और उस केस में मुझे फिर से अगर सर्वर को हिट करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो मुझे हर बार रिपीटेटिव मैनर में सर्वर को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लिसिटली। यहाँ पर नोडमोन उसे क्या कर देगा, इम्प्लिसिटली रीस्टार्ट कर देगा। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टाइप दे के रखा है, तो टाइप में यहाँ पे कॉमन जेस दे के रखा हुआ है। ये कॉमन जेस जनरली आपने देखा था जब आप नोड जेस पढ़ रहे थे इनिशियल लेवल पर, तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर हम कॉमन जेस लिखते हैं, है ना, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आप बोल सकते हैं। लिमिटेशंस लाइक कैसे कि जैसे अगर आपको यूज करना है इंपोर्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट वहां पर अपन रिक्वायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर टाइप आपका कॉमन जेएस है ना, तो उस केस में आप वहां पर किसका यूज करते थे, रिक्वायर का यूज करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ES6 मॉड्यूल्स का अगर यूज करना चाहते हैं, है ना, जिसमें आप यहाँ पर इंपोर्ट का यूज करना चाहते हैं कि इंपोर्ट और किसी स्पेसिफिक डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल मेंशन करते हैं। फिर उसी के साथ में आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपका कॉमन जेएस होता है तो उस केस में वहां पर अंडरस्कोर dir नेम, है ना, भी एज आपका ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर होता है, जो कि डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको देने का काम करता है। बट अगर आपने टाइप में मॉड्यूल लिख दिया है तो अंडरस्कोर dir नेम मुझे मेरी वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करके नहीं देता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइल URL टू पाथ की फंक्शनलिटी को यूज करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर हम बात करें, हमने एक और चीज देखी थी वहां पर कि हम वहां पे .mjs एक्सटेंशन लगाते थे, है ना, तो इंपोर्ट वगैरह करने के लिए, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ पे टाइप में मॉड्यूल लिख दूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट का यूज कर लूंगा। क्लियर है। फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो यहाँ तक तो ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना package.json के बारे में इतनी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी है। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर और हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करने में मैंने यहाँ पर एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है app.js। मैंने यहाँ पर एंटर किया है, तो ये app.js मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर लिखना क्या है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनिशियली मुझे और क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है, वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे कनेक्शन नाम से। मैंने कनेक्शन नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस कनेक्शन नाम के फोल्डर में मैं करूंगा क्या, तो इस कनेक्शन नाम के फोल्डर में मैं वो फाइल यहाँ पर मेंशन करूंगा, है ना, जिस फाइल के अंदर मैं वो स्पेसिफिक URL मेंशन करूंगा। और वो URL वो रहेगा जो कि मेरे MongoDB सर्वर से मुझे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके देने का काम करेगा।
तो उसके लिए कनेक्शन के अंदर है ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम dbconfig.js। यहाँ पर अब आप एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे .js एक्सटेंशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे बाय द नेम कंट्रोलर। अब यहाँ पर आप ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, ये प्रोजेक्ट आप MVC पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे। MVC पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाएंगे मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहां पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं मॉडल मतलब क्या होता है, तो मॉडल मीन्स योर डेटा पार्ट, है ना, जहां पर आपके एप्लीकेशन का डेटा रिसाइड करेगा, डेटा रहेगा, और उस डेटा के रिस्पेक्ट में आप उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन लॉजिक या बिजनेस लॉजिक को सेट करेंगे, वो आता है आपके मॉडल पार्ट में। व्यू मतलब होता है आपका प्रेजेंटेशन पार्ट, बोले तो प्रेजेंटेशन लेयर, है ना, मतलब वो वाला पार्ट जिससे जो भी स्पेसिफिक क्लाइंट है या यूजर है वो आपकी एप्लीकेशन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या फिर डील करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर जो व्यू रहेगा, तो व्यू ही वो सबसे पहली चीज रहेगी या वो फर्स्ट पार्ट रहेगा या वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा आपकी एप्लीकेशन का। जितना अच्छा आप व्यू बनाएंगे उतना ज्यादा क्लाइंट या फिर यूजर आपकी एप्लीकेशन पे अट्रैक्ट होंगे। फिर उसके बाद में आता है आपके पास में कंट्रोलर, है ना, मतलब M फॉर मॉडल, है ना, V फॉर व्यू एंड C फॉर कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिसके अंदर पार्शियल लॉजिक्स लिखते हैं, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंट्रोलर सिंपली एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर और इंटरफेस इन बिटवीन यूर मॉडल एंड अ व्यू, है ना, कि व्यू से जो रिक्वेस्ट आ रही है कंट्रोलर उसे हैंडल करते हुए, है ना, कंट्रोल कहाँ लेकर जाएगा, आपके मॉडल पर लेकर जाएगा, आपके बिजनेस लॉजिक से डील करेगा, वहां से उसे जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो फिर वापस से व्यू पे ले जाकर उसे शो करने का काम करेगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी आप यहाँ पर अपने इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने वाले हो, और इसी सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, MVC बोले तो मॉडल व्यू कंट्रोल। इनिशियली स्टार्टिंग की अपन बात करें तो पहले आप ने सुना होगा, ऐसा हम पढ़ते थे, 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, N टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो MVC का जो आर्किटेक्चर है, ये MVC के आर्किटेक्चर ने इसी 1, 2, 3 और N टायर आर्किटेक्चर को ओवरकम किया है, रिप्लेस किया है, और उसी की जगह आज कॉर्पोरेट लेवल में हर कोई MVC कंसेप्ट ही क्या करता है, फॉलो करता है। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास में जितने भी हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे, लाइक हमारे पास में हमारा एडमिन मॉड्यूल है, ठीक है, एडमिन के बाद में अगर हम बात करें तो एडमिन के साथ में हमारे पास में हमारा पेरेंट मॉड्यूल भी है, और पेरेंट के बाद में हमारे पास में टीचर मॉड्यूल भी है। तो इनिशियली अभी फिलहाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपने उन तीनों के लिए कंट्रोलर बना के रख देता हूँ। जैसे जैसे हम हमारे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो जो भी हमें यहाँ पे कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट लगेगी हम कंट्रोलर यहाँ पर बनाते जाएंगे। बट एक इनिशियल स्टेप की अगर हम बात करें तो हम आते हैं यहाँ पर जिसमें मैंने लिखा है एडमिन कंट्रोलर .js। ठीक है, फिर एडमिन कंट्रोलर के बाद में मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा क्या, तो एडमिन कंट्रोलर के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा पेरेंट कंट्रोलर .js। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक और कंट्रोलर फ्रेम कर देंगे, दैट इज टीचर, है ना, कंट्रोलर, है ना, टीचर कंट्रोलर .js। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे p स्मॉल रखते हैं और पेरेंट का p भी हम यहाँ पर स्मॉल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनिशियली ये 3 कंट्रोलर्स फ्रेम कर लिए हैं। अब फिर अगर हम बात करें इसके बाद में क्या आता है, तब इसके बाद में फिर आपके पास में एक फोल्डर आता है, किस नाम से आएगा, तो वो आएगा व्यूज नाम से आएगा। ठीक है, व्यूज के अंदर फिर आपके पास में वही index.ejs फाइल या home.ejs या default.ejs वाले एक्सटेंशन की हम फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, है ना। व्यूज के अंदर .ejs एक्सटेंशन की फाइल आती है। ये जो .ejs एक्सटेंशन है इसे हम बोलते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। अब आपने देखा होगा इनिशियली कि जो .html एक्सटेंशन की जो फाइल होती है उस पे आप डिजाइनिंग वाला पार्ट फ्रेम करते हो, डिजाइनिंग वाला पार्ट सेट करते हो, लेकिन उस पे आप यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक कंटेंट जनरेट नहीं करवा पाते थे, है ना, या आप किसी वेरिएबल को यूज करके उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकते हैं या नहीं करवा पाते हैं, राइट। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं हमारे नोड एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के केस में, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट तो लगेगी ही सही कि मेरे डिजाइनिंग वाले पेज पर मुझे यहाँ पर डायनेमिक कंटेंट को भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो अब उस केस में यहाँ पे EJS, है ना, .EJS, है ना, बोले तो एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट, ये जो फंक्शनलिटी है आपके पास में, जो टेम्पलेट इंजन है, तो ये टेम्पलेट इंजन आपको ये फंक्शनलिटी देगा कि आप आपके एक कंबाइंड पेज, मतलब ऐसा बोल सकते हो एक कॉमन पेज या एक उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल पेज के ऊपर ही आपके डिजाइनिंग वाला पार्ट भी सेट कर सकते हो और आपका डायनेमिक कंटेंट वाला पार्ट भी सेट कर सकते हो। मतलब
सेम पेज पर आप डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन पे जो लिखते थे वो भी लिख सकते हो, और डॉट जेएस एक्सटेंशन वाली फाइल में जो लिख सकते हो वो भी लिख सकते हो। मतलब उसी स्पेसिफिक पेज पे आप आपकी डिजाइनिंग भी कर सकते हो, और आपको अगर कुछ डायनेमिक कंटेंट प्रिंट करवाना है, वेरिएबल का यूज करना है, तो उससे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो जो पेज रहेगा जिस पर आप ये सब कर सकते हो, तो वो पेज का एक्सटेंशन रहेगा आपका डॉट EJS। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में आता है एक और फोल्डर हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे, दैट इज द फोल्डर इज ऑफ मॉडल। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने तीनों फोल्डर क्रिएट कर लिए हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब मैं मॉडल की अगर बात करता हूँ, तो मॉडल के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जितने आपके पास में आपके सिस्टम में मॉड्यूल है ना, तो उन सबके यहाँ पे मॉडल तो क्रिएट होंगे, और मॉडल तो और भी स्पेसिफिक चीजों के क्रिएट होंगे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर जो आपने आपका डेटाबेस फ्रेम किया था, डेटाबेस सेट किया था, उसमें जो आपने कलेक्शंस फ्रेम किए थे, तो जितने कलेक्शंस वहां पर आपने फ्रेम किए थे, उतने मॉडल्स यहाँ पर आपको क्रिएट करना रहेंगे, मतलब उतने स्कीमा आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हम उसे क्या नाम देते हैं, जनरलाइज मैनर में स्कीमा बोलते हैं। तो आप इस केस में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपने आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट यहाँ पे फ्रेम किया है, उसमें सबसे पहले आपके पास में एडमिन कलेक्शन है, फिर टीचर है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप मॉडल के अंदर आएंगे, यहाँ पर आकर आप सबसे पहले लिखेंगे एडमिन स्कीमा डॉट, और यहाँ पर आप लिखेंगे जीएस। ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टीचर स्कीमा डॉट जीएस। ठीक है। फिर इसके बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में, तो एडमिन हुआ, टीचर हुआ, फिर स्टूडेंट, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर स्टूडेंट की केस में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट स्कीमा डॉट जेएस। फिर उसके बाद में दे के रखा हुआ है आपको क्या, तो फिर दे के रखा हुआ है यहाँ पे क्लास असाइंड टू स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने मेंशन किया है क्लास असाइंड टू स्टूडेंट स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा हम आते हैं फिर यहाँ पर, तो फिर दे के रखा हुआ है आपको क्लास और असाइनमेंट। हम आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे करा है क्लास स्कीमा, फिर यहाँ पर हम करेंगे क्या, असाइनमेंट, असाइनमेंट स्कीमा डॉट जीएस। राइट। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में, तो फिर देख रखा है मील टाइम टेबल। हम आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है मील स्कीमा। ठीक है। हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे टाइम टेबल, है ना, टाइम टेबल स्कीमा डॉट जीएस। और फाइनली फिर क्या देख रखा है, अनाउंसमेंट। अब बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे यहाँ पर ये कितने आपके पास में 9 स्कीमा यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो यहाँ तक तो हम आ गए, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कनेक्शन मेंशन किया है, मैंने कंट्रोलर मेंशन किया है, मॉडल मेंशन किया है, मैंने व्यूज मेंशन किया है यहाँ पे फोल्डर। अब इसके बाद में फिर अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, यूटिल्स, है ना। अब ये मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और फोल्डर का मैंने नाम दिया है क्या, यूटिल्स। यूटिल्स सिंपली डिनोट करता है यूटिलिटीज, है ना। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस यूटिलिटी के केस में अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि इनिशियली मैं यहाँ पर एक एडमिन util डॉट जेएस की एक फाइल क्रिएट कर लूंगा। अब ये एडमिन यूटिल करेगा क्या, तो आपने देखा होगा कि अब जो आपका डेटाबेस का टेबल था, है ना, सॉरी मतलब डेटाबेस का जो आपने एडमिन का जो कलेक्शन फ्रेम किया था, है ना, हम यहाँ पे जनरली उसे कलेक्शन बोलते हैं, है ना। टेबल मतलब, मेरा कहने का सेंस मतलब सिर्फ कलेक्शन ही रहेगा, राइट। तो जो हमने एडमिन का जो कलेक्शन यहाँ पर देखा था, तो उस केस में वहां पर सिर्फ दो फील्ड्स थी, एक था ईमेल और एक है पासवर्ड। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो इनिशियली आप खुद जाकर अपने डेटाबेस में वो ईमेल और पासवर्ड की फील्ड मेंशन करके आप डेटा को सेट कर दो, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एडमिन को रजिस्ट्रेशन की तो फंक्शनलिटी देंगे नहीं, अदरवाइज तो हर कोई एज अ एडमिन रजिस्टर करके सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। तो आपको वन टाइम तो क्या करना रहेगा, वन टाइम तो वहां पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करना रहेगा, और नेक्स्ट टाइम से फिर आप उसके पासवर्ड को अपडेट करने की फंक्शनलिटी उसे दे देंगे।
बट बात ये आती है कि फर्स्ट टाइम भी वहाँ पे डेटा पहुंचेगा कैसे, फर्स्ट टाइम भी डेटा आप सेट कैसे करोगे कंपैरिजन करवाने के लिए, क्योंकि जब एडमिन लॉगिन करेगा तो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए कंपेयर करवाने के लिए। तो फिर उस केस में दो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप मैन्युअली जाकर वहाँ पे लिख दे, लेकिन बात यही आ जाती है कि अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को कहीं पे डिप्लॉय करना है ना, तो क्या जहाँ पे भी आप डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पे भी आप डेटाबेस लेंगे, तो वहां जाके फिर वहां पे वापस से क्या मैन्युअली लिखेंगे? क्या लिखना हो तो फिर आप लिख भी सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं लग रहा। वहीं अगर आप बात करें कि आपको उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को किसी के ऑन प्रेमाइस पे सेटअप करना है, तो अब किसी क्लाइंट के ऑन प्रेमाइस पे अगर आपको आप आपके प्रोजेक्ट को अगर सेटअप करेंगे, तो क्या आप उस क्लाइंट के एंड पर जाकर डेटाबेस ओपन करके वहां पे टेबल बना के वहां पे क्या दो एंट्री लिखेंगे? क्या हो सकता है इन केस की जो भी आपके मैनेजर होंगे, है ना, अगर वही जाकर वहां पे अगर प्रोजेक्ट को सिर्फ डिप्लॉय करने की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या वो वहां पर जाकर डेटाबेस को ओपन करके क्या डेटाबेस में टेबल क्रिएट करके क्या एंट्रीज करेंगे? क्या नहीं, तो ये सही तरीका नहीं रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेंगे इम्प्लिसिटली अपने कोड के थ्रू, और उसी के साथ में वहां पर हम ये चेक कर लेंगे कि टेबल में डेटा है क्या। टेबल में डेटा अगर नहीं है तो हम यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड की एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, अब ये एंट्री अगर मैंने वन टाइम कर दी है तो बाय डिफॉल्ट तो जैसे आप सिस्टम को रन करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो वो एंट्री सेट हो जाएगी, और सेट होने के बाद में आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप उसमें लॉग इन कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप जाएंगे तो हम ये कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि अगर एंट्री है तो एंट्री वापस से नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में तो एंट्री हमने कर दी थी, तो नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एडमिन यूटिल करके एक फाइल क्रिएट करी है। और दूसरी चीज ऐसा कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ मैसेजेस देना रहे, जैसे लाइक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि जब आप कोड फ्रेम करेंगे, जब आप कंट्रोलर के अंदर कोड लिखेंगे, तो उसमें तो मल्टीपल मैसेजेस मुझे देना रहेंगे। हो सकता है आपके 100+ कंट्रोलर्स बन जाए। अब 100+ कंट्रोलर में आपने 100+ मैसेजेस दे दिए। अब 100+ मैसेजेस देने के बाद में अब आपने किस अकॉर्डिंगली मैसेज दिए हैं, वहाँ पे कुछ किस टाइप की इंग्लिश में आपने, है ना, अमेरिकन इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, या जो भी है ना, ब्रिटिश इंग्लिश या ब्रिटेन इंग्लिश, जो भी है, आपने उस टाइप की इंग्लिश में वहां पर मैसेज दे दिया। आपके मैनेजर ने बोला कि ये मैसेजेस ऐसे नहीं देना थे, कुछ और तरीके से देना थे, या क्लाइंट ने बोला कि मैसेजेस मैं बताऊंगा क्या देना है, तो फिर अब उस केस में क्या आप मैन्युअली कोड में जाकर चेंज करेंगे? क्या नहीं करना हो तो कर भी सकते हो, बट ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये जितने भी ऐसे मैसेज वाले जो स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिल्स के अंदर एक फाइल बना लेंगे, और वहां पे सारे मैसेजेस को सेट करके, है ना, वेरिएबल में हम उनको अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर लेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू से यूज कर लेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी अगर मैसेजेस चेंज करना है तो आपको एक ही फाइल के अंदर सारे मैसेजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि कन्वीनियंट रहेगा इन फ्यूचर चेंज करने के लिए। तो उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर स्टेटस और मैसेज डॉट जीएस। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने यूटिल्स की बात करी, और यूटिल्स के केस में मैंने ऐसा कुछ चीजों को सेट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर हम और क्या करेंगे, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर अब और किस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो हमें यहाँ पर एक .env फाइल की रिक्वायरमेंट लगेगी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। अब ये .env फाइल है क्या बेसिकली, तो अब ये .env की अगर हम बात करते हैं, तो .env मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए फाइल होती है। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन में, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं कुछ स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स लग रहे हैं, ईमेल आईडी यूज करना है ना, आपको आपका पाथ यूज करना है, आपको जो आपका राउट है वो देना है ना, यूआरएल अगर कहीं पे मेंशन करना है आपको, और ऐसा लगता है कि यार ये स्पेसिफिक यूआरएल इन फ्यूचर चेंज हो सकता है, पोर्ट नंबर आपका चेंज हो सकता है, क्रेडेंशियल्स आपके चेंज हो सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज हो सकता है, पासवर्ड चेंज हो सकता है, तो उन सारी चीजों को स्पेसिफिकली आप किस में सेट कर देंगे, आपके .env फाइल के अंदर आप सेट कर देंगे, ताकि आप जहां पर भी ये सारी चीजें यूज करेंगे, तो इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट दैट इन्वायरमेंट फाइल आप उसको मेंशन तो कर दोगे। अब फिर उसके बाद में आपको कभी भी इन फ्यूचर चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप वो .env फाइल के अंदर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, वहां चेंज करेंगे तो आपको चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और वो फाइल का नाम रहेगा .env। क्लियर है? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक और फोल्डर बनाना रहेगा, है ना, गेट इग्नोर करके, या है ना, मतलब जिसमें अपन यहाँ पे फोल्डर बोल दो या फाइल, है ना, जैसा भी जो फंक्शनलिटी रहती है ना, वो गेट इग्नोर वाली जो फंक्शनलिटी है वो बेसिकली है क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम हमारे प्रोजेक्ट को गिट पे अप करेंगे, हाँ, जब हम हमारे प्रोजेक्ट को गिट पर अप करेंगे, तो उस केस में ये .env की फाइल और जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर जो हमें यहाँ पे मिलेगा, वो अपने गिट पर ना जाए, क्योंकि .env के अंदर मेरे पास में मेरे सारे क्या रहेंगे, क्रेडेंशियल्स रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वो स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स
है ना, किसी और यूजर तक पहुंचे। तो यहाँ पर आप जब गेट पर उसको सेट करेंगे तो फिर अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है हमने गेट पर वो सारी चीजें नहीं रखी है, अब अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है ना, उसको कहीं से एक्सेसिबिलिटी देना है, तो फिर उस केस में ये क्रेडेंशियल्स तो वहाँ पर रहेंगे नहीं, अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो फिर अब मेरा प्रोजेक्ट, मेरा सिस्टम कैसे उसे एक्सेस करेगा। तो उस केस में आप जहां पर भी उसे डिप्लॉय करेंगे, तो वो डिप्लॉय जहां करेंगे वहां पर वो एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करने की फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आपके एंड यूजर से, है ना, क्या रहेगी, हिडन मोड पर रहेगी। तो हम वहां पर डाल के उसको चीजों को सेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे एक आपने फाइल बनाई है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या मेंशन कर देंगे कि आपको किसे यहाँ पर इग्नोर करवाना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देखकर रखी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब अपन देख लेंगे, राइट। अब फिर अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन तो कर दिया है ना, ये सारी चीजें हमने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है ना। तो ये गेट इग्नोर की आपकी फाइल बनेगी, राइट, है ना, यहाँ पे फोल्डर नहीं बनेगा, ये इसकी आपको सिंपल से सिर्फ एक डॉट गेट इग्नोर करके आप ऐसे एक फाइल बना देंगे, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें हमें यहाँ पे करना क्या है, तो ये तो हमने एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फ्रेम किया है, और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ इनिशियल लेवल पर कोड लिखना रहेगा। इनिशियल लेवल पर हम कोड लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने टेम्पलेट को इंटीग्रेट करने वाले हैं, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर अपने ऐप डॉट जेएस पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, अब ऐप डॉट जेएस पर आप लिखेंगे क्या, है ना, हमें लिखना क्या है, तो कुछ बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जो कि आपको लिखना ही रहेंगे यहाँ पे आपकी फंक्शनलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब वो क्या है, तो उसको स्टार्ट करने के पहले मुझे यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज बोले या फिर कुछ मॉड्यूल्स बोले, हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम पहले वो इंस्टॉलेशन वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएगी कि हमें यहाँ पे इन चीजों को यूज करना कैसे है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा npm, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा npm install। आप यहाँ पर इंस्टॉल ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिंपली npm i भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों ही आपके वर्क करेंगे। तो मैंने लिखा है npm install, अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सप्रेस, ठीक है। अब फिर एक्सप्रेस के बाद में अगर हम बात करें तो और क्या लगेगा मुझे यहाँ पे, तो मुझे लगेगा यहाँ पर नोडमोन। नोडमोन के बाद में मुझे क्या लगेगा, तो मुझे यहाँ पे लगेगा अपना EJS, ठीक है। EJS के बाद में फिर मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, तो EJS के बाद में फिर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगेगा यहाँ पे डॉट ENV। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा मुझे और क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लग सकती है, तो यहाँ पर मैंने बोला मुझे यहाँ पे जेसन वेब टोकन की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वगैरह वाली फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा हमें और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो अगर हम फाइल अपलोड वगैरह करवाते हैं तो मुझे एक्सप्रेस फाइल अपलोड की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैं कुकीज का यूज करूंगा तो मुझे कुकी पार्सर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुकी पार्सर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मैं पासवर्ड वगैरह कुछ मैनेज करूंगा तो मुझे बीक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बीक्रिप्ट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने एक्सप्रेस फाइल अपलोड लिख लिया है, कुकी पार्सर लिख लिया है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम अगर सेशन मैनेज करेंगे तो हमें एक्सप्रेस सेशन की रिक्वायरमेंट लगेगी। मैं अब लिखूंगा एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक जो मुझे अभी फिलहाल के तौर पे याद आ रहा है ना, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ठीक है। और वो मेंशन करने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे इसे एंटर करने वाला हूँ, राइट। मैंने जैसे ही यहाँ पे इसे एंटर किया, तो देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मुझे मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिखा हुआ था इनिशियली, ये इतना था, है ना। ये आपने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये जो आगे का ये जो देकर रखा हुआ है ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वहाँ पर वैसा आ गया है ना। तो इसको ना देखिए आप यहाँ पे सिर्फ ये देखिए आपने जो लिखा था वो ये ऐसा कुछ इतना कुछ लिखा था आपने, राइट। फिर अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर मेरे पास में सारे पैकेजेस आ चुके हैं, अब अगर मेरे पास में ये सारे जो भी है पैकेजेस वगैरह, या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो भी डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल करी है ना, वो मेरे पास में सब आ चुकी है। तो अगर मुझे यहाँ पे उसे क्रॉस चेक करना है तो मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है पैकेज डॉट जेसन, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको पैकेज डॉट जेसन देकर रखा हुआ है,
तो इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर डिपेंडेंसीज का ये आपको फील्ड देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में ये जितने भी आपने डिपेंडेंसीज बोल दे या फिर आप मॉड्यूल्स बोल दे जो आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर आ गया है, जिसमें bcrypt है, कुकी पार्सर है, .env है, EJS है, एक्सप्रेस फाइल अपलोड है, एक्सप्रेस सेशन है, जेसन वेब टोकन है और नोडमोन है, राइट। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर app.js आपको देकर रखा हुआ है। अब इस app.js पर आपको करना क्या रहेगा, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर मुझे एक्सप्रेस से डील करना रहता है, एक्सप्रेस की ऐप से डील अगर करना रहता है मुझे, तो फिर मुझे करना क्या रहता है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करना रहता है एक्सप्रेस को, और उसके बाद में फिर मुझे क्या करना रहेगा इंपोर्ट करने के बाद में, तो इंपोर्ट करने के बाद में फिर मुझे यहाँ पर उसे लिसन करवाना रहेगा किसी स्पेसिफिक पोर्ट पर, और कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, और उसके बाद में आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पर हमारी परफॉर्म होगी। अब ये फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म होगी, हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, तो ये फिर हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। हमने यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा है हमारे सेशन में, और बाकी की फंक्शनलिटी हम परफॉर्म करेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग सेशन में। थैंक यू।